हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना एमएससी फाइनल सॉलिड के अंदर चल रहा था। बैंड थ्योरी में अपने ब्लॉक थ्योरम कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे केपी मॉडल, क्रॉनिक पेनी मॉडल। तो हेडिंग डालो। टॉपिक है आज का क्रॉनिक पेनी मॉडल। दो साइंटिस्टों ने दिए, क्रोनी और पेनी, दोनों ने मिलकर एक मॉडल दिया जिसको क्रॉनिक पेनी मॉडल कहते हैं। तो लिखो इसमें क्रॉनिक पेनी मॉडल। क्रॉनिक पेनी मॉडल लिखो। दिस इज द फर्स्ट मॉडल। दिस इज द फर्स्ट मॉडल। दिस इज द फर्स्ट मॉडल गिवन बाय क्रॉनिक पेनी टू described for the description of electronic potential for the description of electronic potential in the crystal electronic electron potential। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, ये पहला मॉडल था क्रॉनिक पेनी का, जो किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के पोटेंशियल को बताता है, इलेक्ट्रॉनों के विभव को बताता है। दिस इज द फर्स्ट मॉडल गिवन बाय क्रॉनिक पेनी फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इन क्रिस्टल। आगे लिखो इसमें, दे सजेस्टेड द इलेक्ट्रॉन potential they suggested that electron potential in the crystal is a periodic area of potential wave, is a periodic area of potential wave, periodic area of potential wave, periodic area of potential wave। और पोटेंशियल वेव या स्क्वायर वेव या इसको रेक्टेंगुलर वेल भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर वेल, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल वेल या स्क्वायर पोटेंशियल वेल। यहाँ भी पोटेंशियल कर लेना, पोटेंशियल वेल। They suggested the electron potential in the crystal is a periodic area of square wave potential और रेक्टेंगुलर वेल पोटेंशियल। यानी क्रिस्टल के अंदर पोटेंशियल होता है, वो पेरियोडिक फॉर्म में होता है, यानी वो या तो रेक्टेंगुलर वेल की फॉर्म में होगा या स्क्वायर वेल पोटेंशियल की फॉर्म में होगा। इसमें डायग्राम बना लो।
ये बना लो, जहाँ जो खाली जगह है वो खाली जगह तो है आपकी ए, ये है आपकी बी, ये है आपका वी नोट, ये है आपका वी नोट। वी एक्स, ये है आपका एक्स। इसके बाद लिखो द पीरियोडिक पोटेंशियल इज डिफाइन एज, द पीरियोडिक पोटेंशियल, द पीरियोडिक पोटेंशियल इज डिफाइन एज, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, द पीरियोडिक पोटेंशियल इज डिफाइन एज, द पीरियोडिक पोटेंशियल इज डिफाइन एज, द पीरियोडिक पोटेंशियल इज डिफाइन एज, यानी वी एक्स का मान क्या क्या हो सकता है, एक तो जीरो, और वी एक्स का मान वी नोट, वी एक्स का मान हो सकता है जीरो, और वी एक्स का मान हो सकता है वी नोट। ये कब होगा, इफ जीरो कब होगा, जीरो होगा आपका जीरो और ए के बीच में, जीरो और ए के बीच में, जीरो एक्स ए, और ये होगा आपका जीरो और माइनस बी और ए के बीच में, माइनस बी और ए के बीच में, माइनस बी और ए के बीच में। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, द पीरियोडिक पोटेंशियल इज डिफाइन एज, जो पीरियोडिक पोटेंशियल है उसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, द पीरियोडिक पोटेंशियल डिफाइन एज। दिखाई तो दे रहा है ना, देखो एक बार, अब जो पीरियोडिक पोटेंशियल है, इस पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, यानी ये दो जो रीजन है, इन रीजन्स को टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा लिखा जा सकता है। तो इसके बाद लिखो, इसका डेरिवेशन देखते हैं। The Schrödinger equation, the time independent, the time independent Schrödinger equation can be written as can be written as for these reason, इन रीजन्स के लिए, ये दो रीजन है आपके जीरो और वी नोट, इन दो रीजन्स के लिए जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, उस श्रोडिंगर इक्वेशन को इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे ये लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर साइन 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m
एच कट ई साइन इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया ये, दूसरा हो गया डेल स्क्वायर साइन 2 डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच कट ई माइनस वी नोट साइन 2 इज इक्वल टू 0। ये 3 और ये 4। एक के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन, 2 के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन। देखो यहाँ पर वी एक्स क्या है 0, तो ई माइनस वी होता है, वी 0 है, यहाँ पर ई माइनस वी नोट ये हो गया। यहाँ पर इसको तो मान ले एल्फा, इसको एल्फा और इसको माइनस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मान ले, तब वेहर 2me अपॉन एच कट स्क्वायर है। यहाँ पर एच कट स्क्वायर है, एच कट स्क्वायर ये तो हो गया एल्फा स्क्वायर, एंड जो दूसरा है 2m एच कट स्क्वायर ई माइनस वी नोट, इसको मान लिया माइनस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। दोनों मान 3 और 4 में रखेंगे तो 3 और 4 क्या बन जाएगी, वेहर, यानी ये तो माना है लेट वेहर एल्फा एंड बीटा आर रियल कांस्टेंट, यानी यहाँ पर इसको तो माना है अपन ने एल्फा स्क्वायर, इसको माना है माइनस बीटा स्क्वायर। एल्फा और बीटा क्या है, ये रियल कांस्टेंट है, एल्फा और बीटा रियल कांस्टेंट है। देन इक्वेशन 3 and 4 becomes इक्वेशन 3 and इक्वेशन 4 becomes क्या बन जाएंगी, इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 बन जाएंगी। ये तो जाएगी आपकी डेल स्क्वायर साइन 1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर ये तो जाएगी डी स्क्वायर साइन 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा स्क्वायर साइन 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी हो जाएगी आपकी, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ ये इक्वेशन आ गई आपकी 5, यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो जाएगी आपकी डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बीटा स्क्वायर साइन 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 और 6 आ गई, यहाँ तक लिखो। अब जो ब्लॉक थ्योरम थी, उस ब्लॉक थ्योरम के अनुसार क्या आ जाएगा, इसको उतारो यहाँ तक। ये हो गया, यहाँ ये लिख सकते हैं। ये किसके लिए है, ये किसके लिए आ गई, ये आ गई आपकी 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a, ये तो आ गई इसके लिए। ये आ गई आपकी माइनस b ग्रेटर देन x ग्रेटर देन a, ये आ गई इसके लिए। ये आ गई इसके लिए, लिखो इसमें, इसको हटा देते हैं।
इनका सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन कैन बी रिटन अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम, कैन बी रिटन अकॉर्डिंग टू ब्लॉक थ्योरम। अब ब्लॉक थ्योरम क्या होती है? ब्लॉक थ्योरम बताओ क्या होती है? ब्लॉक थ्योरम होती है आपकी साइन एक्स ई आयोटा के एक्स यू एक्स, यह आपकी ब्लॉक थ्योरम होती है। इस ब्लॉक थ्योरम का सॉल्यूशन, इस ब्लॉक थ्योरम से अपन को ये ज्ञात करना है डी स्क्वायर साइन और डी एक्स स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 2 बार अवकलन करने पर, अवकलन करो इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 का अवकलन करो। डूइंग डिफरेंशियल, तो डी साइन अपॉन डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी साइन अपॉन डी एक्स करो। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आयोटा के ई आयोटा के एक्स, एक बार इसका कर दिया, ये कांस्टेंट यू एक्स। दोबारा क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका कर देंगे, इसको कांस्टेंट रखा ई आयोटा के एक्स, इसका क्या हो गया, इसका हो गया डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। एक बार हो गया, दोबारा डिफरेंशियल करो, अगेन डूइंग डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष दोबारा करो। तो इधर तो आ जाएगा आपका डी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा, अब 4 पद आएंगे, 2 पद इसके 2 पद इसके, इसमें एक पद ये, इसको इसका डिफरेंशियल कर दो, इसको कांस्टेंट रख दो, फिर एक बार इसका, इसको कांस्टेंट, दोबारा इसको कांस्टेंट, इसका, ऐसे ही एक ये करो। पहले पद का करो, इसका करो, आयोटा के पहले से है, आयोटा के और आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो ये आ गया आपका माइनस के स्क्वायर ई आयोटा के एक्स यू एक्स, दोबारा यू एक्स का करो, इसको ये कांस्टेंट हो जाएगा आई के ई आयोटा के एक्स डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो गया। इसका करो, इसका करोगे तो इसका क्या होगा, इसका आयोटा के ई आयोटा के एक्स, ये कांस्टेंट डी यू एक्स अपॉन डी एक्स, ये कांस्टेंट। दोबारा ये पहला पद आपका कांस्टेंट, तो ई आयोटा के एक्स कांस्टेंट, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर यू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, 2 बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं अपन, ये पहले लिख लो, ये पहले लिखोगे तो ये आ गया डी स्क्वायर, ये बार है ना, ये कॉमन ले लो या फिर ई कॉमन ले लो, ई के एक्स सब में कॉमन आ रहा है, या एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये आ जाएगा ई आयोटा के एक्स डी स्क्वायर यू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 आयोटा के ई आयोटा के एक्स डी यू एक्स अपॉन डी एक्स माइनस ये के स्क्वायर ई आयोटा के एक्स इसको इधर ही कर लो एक बार, दिखाई नहीं दे रहा,
डी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पहले तो ई आयोटा के एक्स, ये वाला पद लिख लो, ई आयोटा के एक्स डी स्क्वायर यू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा पद, ये दोनों आपस में सेम हैं, जुड़ जाएंगे, 2 आयोटा के ई आयोटा के एक्स डी यू एक्स अपॉन डी एक्स। तीसरा ये माइनस के स्क्वायर ई आयोटा के एक्स यू एक्स, यहाँ से कॉमन ले लो, ई आयोटा के एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा डी स्क्वायर यू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू एक्स डी एक्स, इसका आ जाएगा माइनस के स्क्वायर यू एक्स। ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी 8। अब 8 का मान समीकरण 5 और 6 में रख देंगे। आठ का मान समीकरण 5 में रख देंगे। समीकरण 5 में कहाँ, यहाँ देखो साइन 1 साइन 2 है, तो यहाँ साइन 1 और साइन 2 मान लेंगे। साइन 1 मानेंगे तो यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ पर भी ये साइन 1 u1 के स्क्वायर u1 ये हो जाएगा। यहाँ तक करो, तो चलते हैं आगे। देखो समीकरण 8 का मान समीकरण 5 और 6 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 5 एंड 6। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 5 एंड 6। Put the value of equation 8 in equation 5 and equation 6। पुट करो, ये मान क्या हो जाएगा, ई आयोटा के एक्स कॉमन, ई आयोटा के एक्स ये तो आ गया कॉमन। दूसरा है आपका, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर u1 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2i के डी u1 अपॉन डी एक्स माइनस के स्क्वायर u1, यह तो हो गया इसका मान। और यहाँ पर साइन 1 का मान, साइन का मान कितना है, ये वाला, तो साइन 1 का मान कितना हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 8, यहाँ पर ये और कर लो, एंड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 7। 7 से किसका मान रखेंगे, साइन 1 और साइन 2 का मान। तो साइन 1 का मान कितना हो जाएगा, प्लस आपका एल्फा स्क्वायर ये वाला, और साइन 1 का मान हो जाएगा ई आयोटा के एक्स u1,
इज इक्वल टू 0। यहाँ से ई आयोटा के एक्स डी स्क्वायर यू वन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू वन डी एक्स माइनस के स्क्वायर यू वन प्लस एल्फा स्क्वायर, सब में कॉमन आ गया, इज इक्वल टू 0 है। तो ये पद इधर जाके 0 हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा डी स्क्वायर यू वन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू अपॉन डी एक्स। यहाँ से यू वन और एल्फा के साथ तो यू वन आएगा ना, यू वन कॉमन ले लो, यू वन कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस एल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यू वन इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन 9 आ गई। इसी प्रकार ये तो अपन ने 5 में पुट किया है, 6 में पुट करेंगे तो सिमिलरली करके लिख दो इसको। 6 में पुट करेंगे तो या पुट करके देख लो, पुट करके देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका ई आयोटा के एक्स बाहर डी स्क्वायर यू टू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू टू डी एक्स माइनस के स्क्वायर यू वन प्लस थोड़ी माइनस है, माइनस बीटा साइन का मान यहाँ से ई आयोटा के एक्स यू वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी ये कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा ई के एक्स डी स्क्वायर यू वन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू टू अपॉन डी एक्स माइनस ये माइनस के और ये माइनस बीटा स्क्वायर। तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा, माइनस कॉमन लेंगे तो सॉरी के प्लस बीटा के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये यू वन इज इक्वल टू 0। ये उधर चला जाएगा, ये वाला उधर जाके 0 हो जाएगा। अपने पास इधर बचा डी यू वन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा के डी यू टू डी एक्स माइनस के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यू वन इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10। उतारो इक्वेशन 9 और 10 को उतारो। अब 9 और 10 क्या है? सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इनका जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो लिखो दीज इक्वेशन 9 and 10 आर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस। लिखो
These equation 9 and 10 are second order differential equation. So the general solution of these equation. So the general solution of these equation. जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इनका U1 और U2. U1 आ जाएगा आपका A E आयोटा अल्फा प्लस अल्फा माइनस के एक्स अल्फा माइनस के एक्स प्लस बी अल्फा प्लस के एक्स. एक सॉल्यूशन तो आ गया ये. दूसरा आ जाएगा U2, ये आ जाएगा C ये इनका जनरल सॉल्यूशन होता है. ये जनरल सॉल्यूशन होता है. यहाँ आयोटा अंदर आता है. ये इनका जनरल सॉल्यूशन हो गया. यहाँ तक लिखो. यहाँ पर ये कांस्टेंट है ABCD. इनकी वैल्यू बाउंड्री कंडीशन से ज्ञात की जा सकती है. तो लिखो वेयर A, B, C and D A, B, C and D are arbitrary constant. Arbitrary constant which value can be find या can be found which value can be found in boundary वैल्यू लगा के फाउंड बाय द यूजिंग बाउंड्री कंडीशन ऑन साइन एंड डी साइन अपॉन डी एक्स. वेयर A, B, C and D are arbitrary constant which value can be found by the using boundary condition on psi और d psi upon dx. यानी जो साइन है फंक्शन और फंक्शन के डिफरेंशियल पर बाउंड्री कंडीशन लगा के ज्ञात की जा सकती है. लिखो यहाँ तक. फिर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं.
इधर ही कर लेते हैं। इसमें लिखूँ पहले तो कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन लगा दो, साइन और डी साइन अपॉन डी एक्स पर कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन। कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा पहली बाउंड्री कंडीशन, फ्रॉम कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी फ्रॉम कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन, कंटिन्यूटी कंडीशन, कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन। अब किस पे, ऑन साइन एंड डी साइन अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंडीशन, एक्स इज इक्वल टू 0 पर बाउंड्री कंडीशन, यानी u1 एक्स इज इक्वल टू 0 और u1 और इसको ऐसे कर लो, u1 एक्स इज इक्वल टू 0 और u2 एक्स इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। ये तो होगी साइन की, इस पे हो जाएगा एंड, दो पे लगा रहे हैं ना, तो ये तो आ गई इसकी और इसकी आएगी ये डी यू अपॉन डी यू वन अपॉन डी एक्स वन, सॉरी डी यू वन अपॉन डी एक्स, कब एक्स बराबर 0 इज इक्वल टू डी यू टू अपॉन डी एक्स, कब एक्स बराबर 0, क्योंकि दोनों कंडीशन कहाँ पर हैं, x बराबर 0 पर, तो दो बाउंड्री कंडीशन आ गई, दोनों पे बाउंड्री कंडीशन लगा दी, दोनों पे बाउंड्री कंडीशन लगा दी, तो इससे मान क्या आएगा, इससे मान x का मान 0 रखो, x का मान 0 रखा, सारा 0, e की पावर 0, e की पावर 0 1, तो a प्लस बी, इधर से तो आ गया आपका a प्लस बी, इस वाली से तो इसका सॉल्यूशन तो आ गया a प्लस बी, और इधर u2 में 0 रखो, x का मान 0 रखो, x 0, तो ये भी e की पावर 0, तो c बचेगा, यहाँ e की पावर 0, d बचेगा, c प्लस डी, एक इक्वेशन तो ये आ गई 11। इसका अवकलन करो, du1 प्लस डी एक्स, अवकलन करके x का मान 0 रखो, अवकलन करके x का मान 0 रखो, अवकलन करके x का मान 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा इधर तो आ जाएगा ए आई एल्फा माइनस के प्लस बी माइनस आयोटा एल्फा प्लस के, एल्फा प्लस के, इधर आएगा आपका दूसरे में बताओ सी और डी में, सी में आएगा सी में आएगा सी बी माइनस आयोटा के, सी बी माइनस आयोटा के माइनस डी बी प्लस आयोटा के, बी प्लस आयोटा के, दिखाई दे रहा है। ये आ गई इक्वेशन 12, इक्वेशन 12, इक्वेशन 11 और 12 आ गई, बाउंड्री कंडीशन लगाई कंटिन्यूटी, तो ये आ गई।
x बराबर 0 पे लगा दी। अब लगाएंगे x बराबर a पर और माइनस b पर। इसको हटाते हैं। अब लिखो दूसरी बाउंड्री कंडीशन। दूसरे में लिखो थस फ्रॉम कंटिन्यूटी कंडीशन कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन थस फ्रॉम कंटिन्यूटी बाउंड्री कंडीशन ऑन साइन एंड डी साइन अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। ए और माइनस बी पर कंटिन्यूटी कंडीशन लगाएंगे। तो वैसे ही सेम u1 x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू u2 x इज इक्वल टू माइनस बी। x की जगह a और माइनस बी रखो। x की जगह a और माइनस बी, यहाँ पर तो a और u2 में आपका माइनस बी। रख दो यहाँ पर x की जगह a, यहाँ पर a, u2 में माइनस बी। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा भी हाथों हाथ लिख दो। ये तो हो गया इसके लिए आ जाएगा ये, इसके लिए आ जाएगा du1 अपॉन dx। कब? x बराबर 0 और du2 अपॉन dx x बराबर माइनस बी, ये a है। इसका सॉल्यूशन दो आ गई ना दोनों के लिए। ये तो आ गई साइन के लिए आपकी, और ये डी साइन अपॉन डी एक्स के लिए। इसका सॉल्यूशन यहाँ से कर लो। ये आ जाएगा आपका ए ई आयोटा एल्फा माइनस के ए प्लस बी आयोटा एक्स एल्फा प्लस के ए। एक तो आ गया ये, यहाँ पर रख दो माइनस बी रखेंगे तो सी। u2 में क्या रखेंगे? माइनस बी। u2 ये रहा, माइनस बी रखो। सी ई बी प्लस आयोटा के एक्स की जगह रखना है माइनस बी, माइनस बाहर आ गया बी प्लस डी ई, ये माइनस हो जाएगा प्लस एक्स की जगह माइनस बी रखेंगे तो बी प्लस आयोटा के और ये बी। ये हो गया। ये आ गई इक्वेशन 13। du अपॉन डी एक्स कर लो। इसका du1 अपॉन डी एक्स, du2 अपॉन डी एक्स, du1 अपॉन डी एक्स, du2 अपॉन डी एक्स। अवकलन करके डिफ्रेंशिएशन करके x इज इक्वल टू 1 रख दो, x इज इक्वल टू 2 रख दो। 1 और 2 रख दो। 1 और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका आयोटा एल्फा माइनस के ए ई आयोटा एल्फा माइनस के ए। ये बी हो जाएगा माइनस एल्फा प्लस के
माइनस एल्फा प्लस के बी आयोटा एल्फा प्लस के। एक तो हो गया ये। इधर सी और डी, सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका माइनस बीटा सी इम बीटा बीटा माइनस आयोटा के बी, और सी क्या हो जाएगा, सॉरी डी सी तो ये हो ही गया। चौथा पद क्या हो जाएगा, बीटा प्लस आयोटा के बीटा प्लस आयोटा के डी ई बीटा प्लस आयोटा के बी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 14। इक्वेशन 14, इक्वेशन 11, 12, 13, 14 आ गई। लिखो इनको। ये उल्टा हो जाएगा। हटा देता हूं मैं इनको। इक्वेशन ये अब अपन 11, 12, 13, 14 को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे कि इनके जो कोफिशिएंट हैं, इन कोफिशिएंट्स की जो डिटरमाइन है उस डिटरमाइन का मान 0 के बराबर रखेंगे तो अपन इक्वेशन 11, 12, 13, 14 को सोल्व कर सकते हैं। वी कैन सोल्व इक्वेशन 11, 12, 13 एंड 14। वी कैन सोल्व इक्वेशन 11, 12, 13, 14 विच डिटरमाइन, विच या वहन डिटर्मिनेंट of coefficient of constant A, B, C, D, A, B, C and D become 0। यानी अपन 11, 12, 13 और 14 को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जो कोफिशिएंट हैं ए बी सी डी के कोफिशिएंट हैं उनका मान
या उनकी जो डिटर्मिनेंट है, उन कोफिशिएंट्स की जो डिटर्मिनेंट है, उसी डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सॉल्विंग या सोल्व करने पर चल रहा है अपना, ये तो जाएगा आपका यहाँ, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। a का कोफिशिएंट 1, b का 1, c का -1, d का -1, तो ये तो हो गया 1, थोड़ा इधर कर लो, ये तो हो गया 1 1 -1 -1, 11 का तो हो गया 12 का कोफिशिएंट आई एल्फा माइनस के, दूसरा माइनस आई एल्फा प्लस के 13 का बोलो, माइनस आएगा ना, पक्षांतरण हो जाएगा सी और डी, तो ये सी के साथ आएगा माइनस बी माइनस आयोटा के, इसका होगा ये डी इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसका बी प्लस आयोटा के, ये 11 और 12 का हो गया 13 का, तेरह ये रही आपकी, इसका आ जाएगा ई आयोटा एल्फा माइनस के ए, बी का आएगा ई माइनस आयोटा एल्फा प्लस के ए, सी और डी उधर जाएंगे तो माइनस क्या आ जाएंगे, माइनस ई माइनस बी माइनस आयोटा के, डी भी उधर जाएगा माइनस ई बी प्लस आयोटा के बी बी, ये इक्वेशन आ गई आपकी 13, इक्वेशन 13, और इक्वेशन 14 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 14 हो जाएगी आपकी आई एल्फा माइनस के एक तो पद ये हो गया, बी का कोफिशिएंट ये माइनस में है तो माइनस आयोटा एल्फा प्लस के बी एल्फा प्लस के ए, एक कोफिशिएंट ये हो गया, तीसरे का मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, तीसरा क्या होगा, तीसरा हो जाएगा माइनस का, उधर जाएगा तो माइनस बी माइनस बी माइनस आयोटा के ई माइनस बी माइनस आयोटा के बी, ये हो जाएगा प्लस प्लस बी आयोटा के प्लस बी प्लस आयोटा के ई बी प्लस आयोटा के बी, ये हो गया। इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो, इस डिटर्मिनेंट का मान 0 हो तो 11, 12, 13, 14 का सॉल्यूशन आ जाएगा।
इस डिटर्मिनेंट का मान 0। यहाँ तक उतारो इसको, इस डिटर्मिनेंट को उतारो। इसके बाद करो सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट वी गेट, सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट वी गेट सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट वी गेट बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी साइन एल्फा ए कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस हाइपरबोलिक बीटा बी कोस एल्फा ए इज इक्वल टू कोस के प्लस ए, कोस के प्लस ए, कोस के ए प्लस बी, कोस के ए प्लस बी। ये सॉल्यूशन आ गया इसका, ये सॉल्यूशन आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट का ये सॉल्यूशन आ गया, इसको ये आगे सोल्व करना कॉम्प्लेक्स है, यानी ये जटिल प्रॉब्लम बन गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन गई, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अब जो केपी थे क्रोनिक पेनी, इन केपी ने क्रोनिक पेनी ने इनके लिए कुछ परिकल्पनाएं दी या कुछ चीज़ों को माना, कुछ कंडीशन को कांस्टेंट माना और इसका सॉल्यूशन किया, वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। यहाँ तक ये हो गया है केपी मॉडल। केपी मॉडल को देखते हैं अगली क्लास में।